सो वी विल कंटिन्यू जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम स्टॉप करा था। क्रायोजेनिक सर्जरी या क्रायो सर्जरी जिसे कहते हैं, वहां तक अपन ने खत्म कर लिया था। अब बात करते हैं अपन अमोनिया। जो अपन अलग अलग जो कंपाउंड्स बनते हैं डाइनाइट्रोजन की हेल्प से, उसके बारे में अपन जान रहे हैं। आई होप आई एम ऑडिबल। ओके आई एम। ठीक है, अमोनिया के यूजेस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया इज NH3। व्हाट इज अमोनियम? इट इज NH4। ये बात याद रखना है। प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जैसा मैंने कहा। लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज रेफ्रिजरेंट, ऑब्वियसली बिकॉज लिक्विड अमोनिया नाइट्रोजन जैसे कम टेम्परेचर पर, बहुत नेगेटिव टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वैसे ही अमोनिया भी बहुत कम टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसे एक रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, HNO3 जो एसिड है उसके भी फॉर्मेशन के लिए अमोनिया का यूज किया जा सकता है। अमोनिया का प्रेपरेशन कैसे होता है उसे देख लेते हैं। एक तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। फॉर एग्जांपल अपन अगर ह्यूमन बात कर ले, कोई चूहे की बात कर ले, तो इनके बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजन इनके पास होता है। जैसे अपना जो यूरिन होता है ना, वो भी नाइट्रोजनस ही होता है एक्चुअली। तो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर का जब जब वो सड़ता है, डीके होता है, तब भी हमारे पास क्या रिलीज होती है? अमोनिया रिलीज होती है। जैसे देख सकते हो, ये एक कंपाउंड है NH2CO NH2, वाटर के साथ, यानी कि वो सड़ रहा है, वाटर के कांटेक्ट में भी तो आना जरूरी ना, सूखी बॉडी जल्दी सड़ती नहीं है, पता होगा। तो वाटर के साथ कांटेक्ट में आने से वो सड़ेगी। NH4 होल ट्वाइस CO3 बनेगा। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बनेंगे विद द रिलीज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो रिएक्शंस वगैरह है याद करने की जरूरत नहीं है, बाय द टाइम एक्सपीरियंस के साथ हो जाएंगे। बट नोट्स तुम्हें सारी चीजों के बनाने हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, लाइक ऐसे सॉल्ट जिसमें NH3 इंक्लूडेड होता है, उनका भी डिकम्पोजिशन अपन करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है, या किसी केमिकल का यूज करके भी डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। डिकम्पोजिशन बस सिंपली बोला जाए तो जस्ट ब्रेकिंग डाउन इट। व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा ही क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट करा जाए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? NH3 वहां से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे NH4Cl CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स वाटर और CaCl2 मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। फिर से सेम, ये जो यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये उतने जरूरी रिएक्शंस नहीं है, दैट्स उसे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लिख लेना। और बाय द टाइम, जैसा मैंने कहा एक्सपीरियंस के साथ, तुम्हें ऑटोमेटिकली जब ये रिएक्टेंट्स दिए होंगे ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तुम ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। अमोनिया के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो एक प्रिपरेशन होता है मेथड हेबर्स प्रोसेस। MCQ में प्रोबेबली पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, क्या प्रिपेयर होता है? अमोनिया प्रिपेयर होता है। तो नाइट्रोजन को सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो, NH3 बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इट इज कलरलेस, पंजेंट ओडर। अमोनिया क्या होता है ना, कुछ एनिमल्स जो होते हैं, अपन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूरिया रिलीज करते हैं अपने यूरिन के थ्रू। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड करके जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो रिलीज करते हैं। और कुछ जैसे ज्यादातर एक्वाटिक में देखने को मिलेंगे, वो कौन सा उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो जनरली अमोनिया के फॉर्म में होता है। तो अमोनिया क्या होता है? कलरलेस होता है, पंजेंट ओडर, खराब स्मेल होती है, उनका जो शेप होता है ट्रायगोनल पिरामिडल शेप विथ नाइट्रोजन एटम एट दी एपेक्स। इसका क्या मीनिंग है ट्रायगोनल पिरामिडल? एक्चुअली मैं जो बात कर रहा था ना VSEPR थ्योरी की, वो किस लिए यूज होती है ना, वो कोई भी जो मॉलिक्यूल, अभी तुम्हें जैसे पता होगा कि H2O का अगर तुम मॉलिक्यूल देखते हो गूगल वगैरह पर, अगर इमेज देखा होगा उसका एनिमेटेड, तो कैसा होता है? ये H होता है ऐसा, H होता है ऐसा, और O होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बॉन्डेड होता है, V जैसा शेप बना होता है। H2O का शेप कुछ इस तरीके का दिखता है। CO2 को अगर तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। 10th में भी अपने को था केमिकल कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो VSPR थ्योरी क्या करती है ना, कोई भी मॉलिक्यूल के बारे में उसका जियोमेट्री कैसा होगा?
यानी उसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, और अगला क्या बताता है कि उसका शेप कैसा होगा। ज्योमेट्री और शेप में भी फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो जब मैं आगे जाकर के वीएसपीआर थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा। वैसे ये जो इंफॉर्मेशन है जरूरी तो है, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्रायगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि अमोनिया का ज्योमेट्री क्या है, अमोनिया का शेप क्या है, ये सब चीजें पूछे जा सकती है सिंपली। तो डोंट वरी, बस इतना याद रखना है कि जो अमोनिया है उसका ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है, दैट्स इट। नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो उसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आई रिकमेंड कि जब ये लेक्चर देख रहे हो ना तभी साथ ही साथ लिखते जाओ। 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानो, कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इतना तो पता ही होगा ना कि अगर इवन दो अगर मैं आयोनिक बॉन्ड बनाने जाऊं तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले एक इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन के एक पेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन के पेयर, वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा याद रखना। पेयर इलेक्ट्रॉन की उसकी बात हो रही है जो कि बॉन्डिंग में एसोसिएटेड है। उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को किस में काउंट करा जाता है, बॉन्ड पेयर्स में। और वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर में काउंट करा जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि आ, मैंने बात करी यही अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की बात कर ले, तो ये है नाइट्रोजन। इसके पास कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या क्या चाहिए, एक एक शेयर करेगा, तो ये एक शेयर करा, ये एक शेयर करा हाइड्रोजन, और ये एक शेयर करा, तो नाइट्रोजन ने 3 शेयर करा। और जो ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ने 3 करा क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, तो ये 3, हाइड्रोजन भी 3 है तो भी करेंगे वो 3। तो 3 की क्या है, जोड़ी प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कितने बॉन्डिंग में गए इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन गए बॉन्डिंग में। लेकिन अगर तुम अभी नाइट्रोजन पर देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो कि बॉन्डिंग में एसोसिएटेड नहीं है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, लोन पेयर कहूंगा। तो फिर कितने बॉन्डिंग पेयर हुए, 3 बॉन्डिंग पेयर हुए, यानी कि टोटल 3 इंटू 2, पेयर है तो फिर डबल होता है, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इट मीन्स 3 पेयर है, और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लोन है, लोन मतलब अकेले हैं, तो उसे मैं क्या काउंट करूंगा, लोन पेयर में काउंट करूंगा। अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अमोनिया को किसी के साथ भी रिएक्ट करो तो अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं जिनके अपने अलग अलग यूजेस होते हैं। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया क्या बनाता है, अमोनियम सॉल्ट्स बनाता है। जैसे अमोनिया लिया मैंने, वाटर लिया, तो ये NH4 प्लस आयन बनाएगा, अमोनियम आयंस बनाएगा। जैसा मैंने तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन करी थी केमिस्ट्री के बेसिक्स वाले वीडियो में कि Zn है तो Zn2 प्लस का क्या मीनिंग है, Cu2 प्लस है तो Cu का क्या मीनिंग है। इट मीन्स मैंने बात करी CuSO4, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, Cu2 प्लस के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर कि NH4 प्लस जो है वो किसी और दूसरी चीज के साथ भी बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड है कि उसके ऊपर चार्ज क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, यानी कि NH4 ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है अपने किसी पार्टनर के साथ। अब वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब वही पार्टनर हो सकता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, सेम लॉजिक जो CuSO4 को बताते टाइम, मतलब Cu2 प्लस को कैसे लिखा जाता है वो बताते टाइम मैंने लॉजिक बताया था, सेम लॉजिक यहाँ पर ही अप्लाई होता है। बात करते हैं 2NH4OH का रिएक्शन ZnSO4 से करें तो ZnOH होल ट्वाइस से मिलकर के हमें क्या मिलता है, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये मिला हमें एक सॉल्ट अमोनिया का। NH4OH को FeCl3 के साथ रिएक्ट करो तो Fe2O3 H2O बनेगा। यहाँ पे X इसलिए दे रखा है ना, यहाँ पे एक्चुअली डॉट आना चाहिए था, Fe2O3 डॉट H2O, इट मीन्स हाइड्रेटेड। इसका क्या मीनिंग है कि Fe2O3 क्या है, हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का क्या मीनिंग होता है ना, जैसे अपन बात करते हैं ना CuSO4, शायद CuSO4 या कुछ तो है कंपाउंड, CuSO4 को वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट मीन्स उसके साथ कुछ ये भी वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। इट मीन्स अगर तुम्हें याद होगा कि अगर अपन CuSO4 जो कि ब्लूइश कलर का होता है उसको अगर अपन हीट करते हैं, ड्राई हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो फिर उसका जो वाटर होता है, हाइड्रेटेड जो वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है, इसलिए जो ये जो कंपाउंड है Cu का वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है। सिंपल सी भाषा में इतना सा समझो कि एक तो Fe2O3 है, नॉर्मल सा कंपाउंड,
उसके साथ अगर वाटर का मॉलिक्यूल भी अटैच्ड है तो उसे मैं क्या कह दूंगा, डॉट H2O लगा दूंगा, ठीक है, डॉट H2O। इट मीन्स उसके अंदर वाटर के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, ऐसा मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। तो अगर H2O उसके साथ इन्वॉल्व है तो डॉट H2O करके लगाया जाता है, इट मीन्स हाइड्रेटेड फॉर्म। और अगर हीट करेंगे तो H2O इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, ड्राई फॉर्म, ठीक है। खैर एनीवेज, ये भी लॉजिक इतना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे डॉट आएगा, Fe2O3 डॉट H2O, इसका मीनिंग क्या होता है। सो दैट मीनिंग क्लियर होता है ना तो चीजें आसानी से याद होती है। अमोनिया की प्रॉपर्टीज, एक्ट एज अ लुईस बेस, मैंने बताया था। एसिड क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। बेस क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मैंने बताया था ऑक्सीडाइज, कोई चीज ऑक्सीडेशन करती है तो इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूस करती है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात तुझे खुद को फिगर आउट करनी है। तो अगर जो कि मतलब बेस वाला जो कैरेक्टर शो करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी या इलेक्ट्रॉन देगी, वही मतलब वो प्रॉपर्टी, यानी कि जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, वो तुम्हें फिगर आउट करना है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो ल्यूइस बेस है। ये जरा इसके पीछे तुम लॉजिक लगाना, सिंपल सा आंसर है। जस्ट जो मैंने पहली वीडियो बताई थी केमिस्ट्री के बेसिक्स में, उसमें देख लेना कि रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, ठीक है। वही काम अमोनिया करेगा कि अगर रिड्यूस करने में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है तो अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है तो अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अमोनिया जो है वो ल्यूइस बेस की तरह काम करता है, ठीक है। ये रिएक्शंस है, रीड कर लेना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये देखो, ये है स्ट्रक्चर कि अगर मैंने तुम्हें दे दिया NF3 और तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, देख रहे हो ना, NF3 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, चुपचाप ऐसे करके भी लिख दूं, कौन मुझे रोकने वाला है ना। लेकिन स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसा बना रहा हूं मैं, बिल्कुल अजीब सा, क्योंकि ऐसा असल में होता है। स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है जैसा अपन देखते हैं ना, बनाना चाहे वैसा नहीं बनता, उसके पीछे भी कुछ वजह होती है, जो कि अपन किस में सीखेंगे, VSEPR में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके बारे में भी छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ऑक्सो एसिड्स आर एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। एसिड होंगे, ऑक्सीजन कंटेन होगा तो उसे क्या कह देंगे, ऑक्सो एसिड। तो HNO3 देख रहे हो, HNO3 क्या एक एसिड है, उसमें क्या इंक्लूडेड है, ऑक्सीजन है, तो HNO3 भी क्या हो गया, एक टाइप का ऑक्सो एसिड। तो HNO2 एक अलग फॉर्म है जिसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। HNO3 है तो नाइट्रिक, HNO2 है तो नाइट्रस, H2N2O2 है तो हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। ये सब नाम याद रखने हैं। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है, सिंपल सा मेथड है। अगर KNO3 और NaNO3 और उसको रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड, या तो KNO3 ले लो या तो NaNO3 को ले लो और H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दो, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, NaHSO4 और HNO3 एज अ बाय प्रोडक्ट। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओसवाल्ड्स प्रोसेस। ऐसे जो नाम वाले होते हैं ना, साइंटिस्ट के नाम पर जो प्रोसेस होते हैं वो तो बहुत चांसेस होते हैं कि पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। क्या पता ये पूछ ले कि ओसवाल्ड्स प्रोसेस क्या होता है, वो बताओ किस लिए यूज होता है, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, ये MCQ के भी फॉर्म में आ सकता है। तो ओसवाल्ड्स प्रोसेस क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, नथिंग एल्स। यानी कि NH3 है, उसका जो एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन है, यानी कि मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने NH3 लिया, और जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है, किसी कैटालिस्ट का यूज करके, कैटालिस्ट का वो काम होता है जो कि रिएक्शन को शुरुआत करे या रिएक्शन को फास्ट करे, बट उसका रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं होता है। तो कैटालिस्ट क्या करेगा, ये जो एयर वाली जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो NH3 हमारा अमोनिया है, उन दोनों को क्या करेगा, बाइंड कर देगा, उनमें बॉन्ड क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हो यहाँ पे 4NH3 और 5O2 मैंने लिया, तो रिएक्ट करके क्या बना देगा, NO3, सॉरी ये लिक्विड NH3 नहीं, दैट्स गैसियस NH3, ठीक है, बिकॉज लिक्विड NH3 तो ऑब्वियसली बहुत लोअर टेम्परेचर पर होता है, अमोनिया। क्या हमें मिल जाएगा, NO3 और 6H2O, ओसवाल्ड्स प्रोसेस। आगे फिर यानी कि रिएक्शन कंटिन्यू होगा, अब तक हमें HNO3 मिला नहीं। क्या किया, NH3 मैंने लिया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, कैटालिक ऑक्सीडेशन, NO3 और 6H2O मिला। अब ये जो NO3 मिला है उसके साथ NO भी मिलेगा, बट NO कम अमाउंट में मिलेगा, ठीक है।
और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, यानी NH3, और पहले जब ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो NO3 बना, साथ में NO भी बना बट माइनर अमाउंट में, उसके साथ क्योंकि अभी ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही, और रिएक्शन कंटिन्यू होगी और NO2 बनेगा, और NO2 का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो HNO3 बनेगा। ठीक है, यानी कि NO2 जो गैस है उसको H2 में अगर अपन फ्यूज करते, डिफ्यूजन करते, जैसा अपना एक्वेरियम वगैरह में होता है ना, कैसे ऑक्सीजन को डालते हैं इसमें वाटर में ताकि वो जो ऑक्सीजन है वाटर में डिफ्यूज हो जाता है, तो वैसे NO2 को H2 में अगर डिफ्यूज करेंगे तो HNO3 जो पानी है वो NO2 के डिफ्यूजन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में, और हमें कौन सा गैस रिलीज देखने को मिलेगी, NO। ठीक है, बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज की। सिंपल सिंपल सी चीजें, एसिड है तो बता ही सकते हैं, कोई भी 3 प्रॉपर्टीज जानना भी काफी है, कोई भी 3 यूजेस, कोई भी 3 प्रॉपर्टीज, कोई भी 1 या 2 प्रेपरेशन के मेथड इज इनफ। कलरलेस लिक्विड, लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन 68% ऑफ HNO3 बाय मास, यानी कि जो लेबोरेटरी में भी नाइट्रिक एसिड यूज करा जाता है ना, उसमें मानकर चलो 100% जो मैंने लिया है, एक बोतल में 100% है, तो उसमें से 68% जो सिर्फ HNO3 है प्योरली, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स HNO3 के, बाकी जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है वो होते हैं H2O के, यानी कि थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म ही यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। प्लेनार मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, इसका क्या मीनिंग है ये भी क्लियर हो जाएगा जब अपन VSEPR थ्योरी, ये प्लेनार जो भी स्ट्रक्चर्ड ज्योमेट्री वगैरह की बात होगी ना वो VSEPR में क्लियर हो जाएगी। बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी बात अपने को ऑब्वियसली पता है कि HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ये है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है मैं बता देता हूँ। एक तो होता है गैशियस, कि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो गैशियस, पानी में है तो लिक्विड, और क्या कहते हैं सॉलिड है तो सॉलिड। एक्वस का क्या मीनिंग होता है ना, कि मतलब कोई चीज है, मानकर चलो ए, उसको ये ए क्या था, सॉलिड था, या ए क्या था, लिक्विड था, या ए क्या था, गैशियस था, उसको मैंने डिसॉल्व करना चाहा H2O में, ध्यान रखना सिर्फ H2O, उसके अलावा और कुछ नहीं, यानी कि जो कंपाउंड है भले ही सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, अगर मैंने इसे उसे डिफ्यूज कर रहा हूँ या डिसॉल्व कर रहा हूँ H2O में, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा H2O जो बन जाएगा ए के डिसॉल्व होने की वजह से, दैट विल बी व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी लाइक अगर मैंने कोई दवाई ले ली जो कि पाउडर वाली होगी, कोई भी केमिकल से बनी होगी, मैंने अब उस टाइम वो जो दवाई थी वो सॉलिड के फॉर्म में थी, बट मैंने उसको पानी में डाल के डिसॉल्व कर लिया, तो वो दवाई अभी किस फॉर्म में हो गई, एक्वस फॉर्म में हो गई, बिकॉज पानी में डिसॉल्व करा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सिंपली Cu मतलब नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मीनिंग होता है मैंने क्लियर करा है, कि कोई भी रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मानकर चलो HNO3 को ही ले लो, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको किसी के साथ भी रिएक्ट करो तो क्या करेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन फिट कर देगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो Cu है, उसको HNO3 के साथ रिएक्ट करा तो उसने Cu के साथ क्या कर दिया, ऑक्सीजन को फिट कर दिया, नाइट्रोजन भी आ रहा है अलग बात है, बट ऑक्सीडाइज कर दिया उस चीज को। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट बन रहा है वाटर और NO। वैसे अगर Cu को, ये तो डाइल्यूटेड था, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड में लूंगा ना, द सेम प्रोडक्ट कम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज में वही सेम अलग टाइप का रिएक्शन अभी जिंक के साथ देख रहे हैं, जब डाइल्यूटेड होगा तब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब क्या, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आएगा। बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के यूजेस की। अमोनियम नाइट्रेट, मतलब फर्टिलाइजर में अमोनियम तो यूज होता ही है, साथ ही साथ अमोनियम नाइट्रेट करके भी कंपाउंड होता है फर्टिलाइजर्स में, उसकी भी प्रोडक्शन के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज करा जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज इन एक्सप्लोसिव, अमोनियम नाइट्रेट या ऐसे ही करके कुछ तो कंपाउंड था, बीरिट करके एक जगह थी, कौन से स्टेट में आई डोंट नो, अल्जेरिया पता नहीं कहा था, बट हाँ बीरूट करके एक जगह थी जहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था 2020 में, शायद 2020 या 2021 में, बहुत सारे लोग मरे थे। तो उसमें जो एक्सप्लोजिव जिसकी वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, वो अमोनियम नाइट्रेट ही था। अमोनियम नाइट्रेट बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन कॉज करा, तो फिर बाकी जो नाइट्रेट्स है वो भी एक्सप्लोजिव में यूज करे जाते हैं। और जो रॉकेट फ्यूल्स होते हैं ना, उनको देखो, एक बात याद रखना, चीजों को जलाना होता है या फिर उसे डिकम्पोज करना होता है ना, तो द ओनली प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर मैं पेपर को लेकर के फायर पर जला रहा हूं ना, तो इट मीन्स पेपर में क्या केमिकल चेंज आ रहा है पता है, पेपर ऑक्सीडाइज हो रहा है वहां पे, इट मीन्स किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करना का एक और मीनिंग है,
चीजों को क्या करना, बर्न करना, ठीक है, चीजों को करना बर्न करना। तो फिर रॉकेट फ्यूल्स को जलाने के लिए भी ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो भी क्या करता है, रॉकेट फ्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है, मीन्स जला देता है, जिससे एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। पता भी नहीं चला कि पी ब्लॉक का ग्रुप 15 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली से। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका तुम्हें क्या करना है ना, पहले तो वीडियो को देखते नोट्स बनाना है, या फिर वीडियो खत्म होने के बाद भी नोट्स बना सकते हो। और जब तक एक वीडियो हो नहीं ना, तब तक उठना नहीं है वीडियो से, लाइक एक ही बार में पूरा वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करना। दूसरी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा ये जो नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की। और डिस्क्रिप्शन को डेली चेक करना, मैं उसी में होमवर्क तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, याद करना है क्या क्या करना है, वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अगर तुम्हारा जो जो लेक्चर होता जाए उसके तुम्हें कमेंट में मेंशन करना है डन, ठीक है। अगर लेक्चर, सिर्फ लेक्चर नहीं करना है, लेक्चर करना है, लिखना भी है, और उसके बाद उसे रिवाइज रिवाइज करते भी रहना है। कभी कभार अपन जूम पर लाइव मीटिंग लेंगे, जिससे अपन क्या कहते हैं, डिस्कशन करेंगे कि तुम्हें सारी चीजें याद है या नहीं है, और अगर नहीं भी याद होंगी तो अपन खुद बैठ करके 1-2 घंटा अच्छे से बार बार डिस्कस करके चीजों को याद करेंगे, ठीक है। देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन सिटिंग पीसफुली एंड रिमेम्बरिंग स्टफ्स। आई नो बोर मारेगा, बट स्टिल करना तो पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ग्रुप नंबर 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली को कवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, बिकॉज बहुत सारी बेसिक चीजें मैं पहले ही मतलब बार बार बता रहा था। बट इस टाइम वही सेम चीजें आएंगी, बस मतलब चीजें नहीं होंगी, याद करने वाली चीजें नहीं होंगी, बट जो बेसिक चीजें हैं ना वो सेम ही रहने वाली है। तो ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो सेम सीन होगा कि इनके बारे में अपने को ट्रेंड्स वगैरह जाननी है, ये भी फैक्ट सारी चीजों में अप्लाई होगा कि जो भी ग्रुप है उसका जो पहला मेंबर है वो क्या होगा, एनॉर्मलेस होगा, उसकी बिहेवियर क्या होगी, बाकी जो इसके मेंबर्स है जैसे सल्फर, सिलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, ये पीओ लिखा हुआ है, पोलोनियम, ये सबसे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो अब जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में, रेड कलर में इसे टैग कर रखा है, तो अपन ऑक्सीजन के बारे में बात करें। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ, यानी इन सब के कंपैरिजन में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अबंडेंट है। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी लिटरली अर्थ का जो पूरा सरफेस है उसमें 46.6% ऑक्सीजन ही है। अलग अलग फॉर्म में है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में है, किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में है, समझ रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। व्हाट डू वी मीन बाय ड्राई एयर? सेम मीनिंग कि अगर में एयर में मॉइस्चराइज होगी एयर, ह्यूमिडिटी होगी, तो .H2 होगा, यानी कि उसके साथ कुछ वाटर के जो वेपर है, मॉलिक्यूल है, वो भी अटैच्ड होंगे। ड्राई एयर मींस सूखी हुई हवा, जैसे तुमने कभी एक्सपीरियंस करी होगी एकदम गर्म मौसम में धूप में निकलोगे तो जब सांस लेते हो तो बिल्कुल सूखी सूखी हवा आती है, ड्राई एयर। तो उसमें लगभग कितना परसेंटेज होता है, ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन की कंटेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, सल्फर के बारे में बात करते हैं। ऑकरेंस की बात करें, ऑक्सीजन की ऑकरेंस की बात कर ली, सल्फर की ऑकरेंस की बात कर रहे हैं। 0.03 या 0.1% इतने कम मात्रा में अर्थ के क्रस्ट में मिलता है क्या, सल्फर। सल्फर का यूज होता है शुगर के मैन्युफैक्चरिंग में भी, और वो सल्फर वाला जो शुगर होता है वो खराब होता है ऑब्वियसली। सल्फर हमारे वॉल्केनोस के पास में मिलता है, ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन था। बात करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर देख लिया, एसी मतलब सिलेनियम, टी मतलब टेलरियम। तो ये जो सेलेनियम और टेलरियम है वो मेटल सेलेनाइड्स, सेलेनाइड मींस ऐसे कंपाउंड जो कि सिलेनियम के बने हो, जैसे आयोडीन के हो तो आयोडीन कहते हैं, आयोडाइड कहते हैं, ब्रोमीन के हो तो ब्रोमाइड कहते हैं, क्लोरीन के हो तो क्लोराइड कहते हैं, वैसे ही सेलेनियम के हो तो सेलेनाइड कहते हैं, ठीक है। सेलेनाइड या टेलराइड टाइप के कंपाउंड्स में मिलते हैं, जो कि कौन से टाइप के ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ओर तो पता ही होगा तुम्हें, एक पत्थर होता है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे आयरन का ओर या एल्यूमिनियम की ओर की बात करें तो जिसे कहते हैं बॉक्साइट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ओर को क्या कहते हैं, बॉक्साइट। आयरन की ओर को क्या कहते हैं, हेमेटाइट। आयरन की ओर को क्या कहते हैं, हेमेटाइट। वैसे ही एक और है, मानकर चलो सल्फर का ओर, सल्फर का ओर, जिसे क्या कह दिया मैंने, सल्फाइड ओर। और उसी के अंदर इंक्लूडेड इंप्यूरिटी होती है क्या, सेलेनाइड या टेलोराइड वाली इंप्यूरिटीज, जिसमें से सिलेनियम और टेलरियम भी अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
और इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे 12th में ही है शायद, 12th नहीं तो 11th में था आई गेस, जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सेलेनियम और टेलरियम कहाँ मिलेंगे? सेलेनाइड या टेलराइड के फॉर्म में इन वेयर सल्फाइड ओर्स में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो अपने अपने को उसके बारे में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, और वो उतने ही ज्यादा रेयर होते जाते ऊपर से नीचे जितने जाएंगे। ऑक्सीजन रेयर, ऑक्सीजन कॉमन है, सल्फर उससे रेयर है, सेलेनियम टेलरियम उससे भी ज्यादा रेयर है, पोलोनियम और भी रेयर है। पोलोनियम इज एक्चुअली रेडियो एक्टिव और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये पोलोनियम। आई मीन यूरेनियम वगैरह से भी खतरनाक और जो पॉइजनस होता है वो होता है पोलोनियम। ठीक है, अकर्स इन नेचर एज डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। डीके का क्या मीनिंग होता है ये अपन जानेंगे एटम्स और न्यूक्लियर वाले चैप्टर में। डीके का मीनिंग ये होता है ना, जैसे तुमने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, कि ये है एक एटम मानकर चलो यूरेनियम का, ये मैंने लिया न्यूट्रॉन। ये चीज मैंने शायद एक्सप्लेन करी थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता कैसे है, कि ये न्यूट्रॉन आया, ये जो यूरेनियम का एटम है उससे टकराया, तो ये क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस से और न्यूट्रॉन को निकालेगा और न्यूट्रॉन को निकालेगा, और बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी। क्यों एनर्जी निकलेगी? क्योंकि मैंने केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पहले वीडियो में बताया था कि एनर्जी, बॉन्ड टूटने से एनर्जी निकलती है। फिर ये क्या होगा ना, ये जो न्यूट्रॉन है वो आगे वाले एटम से टकराएंगे, वो और न्यूट्रॉन निकालेगा और न्यूट्रॉन निकालेगा, और ऐसे करके जो रिएक्शन है वो चलता रहेगा और एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। तो इसे क्या कहते हैं ना, डीके होना, यानी कि यूरेनियम और थोरियम को डीके करते हैं, यानी जब वो ऐसे टूटते हैं, टूटने को अपन क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? डिसइंटीग्रेट। क्या कहते हैं टूटने को टेक्निकल लैंग्वेज में? डिसइंटीग्रेट। यानी कि थोरियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करा जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए, सेम वे यूरेनियम भी। तो इनका क्या करते हैं अपन? डीके करते हैं, डिसइंटीग्रेशन करते हैं, तो फिर अपने को क्या मिलता है? पोलोनियम मिलता है। नेचर में भी अगर यूरेनियम और थोरियम कहीं पर मिल रहे हैं नेचुरली, तो उनका भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपने अंदर ही अंदर क्या हो रहा रहता है? डीके हो रहा रहता है। वो लोग एक से दूसरे कंपाउंड में टूट रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं क्रिप्टन की, क्रिप्टन, ये भी एक टाइप का क्या कहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नेचुरल डिसइंटीग्रेशन से होता है। इसके बारे में डिटेल अपन एटम्स और न्यूक्लियर वाले चैप्टर में और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जानना है कि जो पोलोनियम है वो थोरियम और यूरेनियम के डीके से, यानी अंदर ही अंदर डिसइंटीग्रेशन से नेचर में एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, मैं पानी पी लूं एक घुट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके बारे में अपन ने बात कर ही ली थी, NH2 NP4। ठीक है, देख सकते हो NH2 NP4 NP, एन देखो यहाँ पे एन क्या है? 2 है, तो यहाँ पे भी एन 2 ही होना चाहिए। एन क्या है? 3 है, तो यहाँ पे भी एन 3 ही होना चाहिए। एन क्या है? 4 है, तो यहाँ पे भी एन 4 ही होना चाहिए। एन इज नथिंग बट द लास्ट शेल, यानी कि अगर कोई ऐसा एटम है 3 शेल का है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। मैं एन की वैल्यू अपने मन से 2 तो नहीं ले सकता ना, बिकॉज एन इज वॉट? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल जितना उतना। तो यहाँ पे 2s2 2p4 लिखा है, यानी कि 2 नंबर ऑफ शेल है। 3s2 3p4 यानी कि 3 नंबर ऑफ शेल है। 4 नंबर ऑफ शेल, 5 नंबर ऑफ शेल, 6 नंबर ऑफ शेल। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाली क्या है? NS2 NP4। ठीक है, देख लो NP4 है, तो NP6 होना चाहिए था एक्चुअली, बट कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ऑक्सीजन में भी अपने को क्या देखने को मिलती है? उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है, यानी ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वैसे इसके जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इससे सिमिलर होते हैं, तभी तो इसे एक ग्रुप में प्लेस करा गया है। मैंने नाइट्रोजन फैमिली के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, पी ब्लॉक के जो मतलब इसके पहला वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, जो भी ग्रुप है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही होता है। ऑक्सीजन फैमिली की एटॉमिक रेडिया है, और आयोनिक रेडियस के बारे में जो ट्रेंड है उसके बारे में बात करते हैं। क्या ऊपर से नीचे जाते टाइम तो कॉमन सेंस वाली बात है, एटॉमिक या आयोनिक रेडिया क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। देख रहे हो ना, ये 2 शेल वाला है, फिर 3 शेल वाला है, फिर 4 शेल वाला आया, शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट जानना है, ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्शनली स्मॉल, यानी कि ऊपर से नीचे तक बढ़ तो रहा है ये तो है, लेकिन ऑक्सीजन का ना बाकी के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही छोटा है। यानी कि अगर ऑक्सीजन 2 है तो उसका आगे वाला जो है वो डायरेक्ट 8 क्या है।
और उसका जो 8 वाला है वो 10 है, 10 वाला जो है 12 है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जो ऑक्सीजन है ना, लेकिन वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही छोटा है। वाई मैंने बताया था, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिनेरियो है। तो क्या एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ये सारे चीजों में अप्लाई होगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्शनली स्मॉल, दिस इज एन एक्सेप्शन। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। ऊपर वाले जो टॉप वाले कंपाउंड होते हैं उनकी जो साइज क्या होती है, छोटी होती है। अब साइज छोटी है तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट बॉन्ड बॉन्ड बना सकते हैं, जो एटम से एक दूसरे के ज्यादा क्लोज रह सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं। इट मींस उनके बारे में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, वो लोग टाइटली चिपके रहेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। बट यहाँ पे अपने को वैल्यूज दे रखी गई है कि थोड़ा बहुत अजीब तरीके से हो रहा है। जनरली देखा जाए तो मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखो केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। आई होप तुम्हें डिफरेंस पता है। अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में अच्छे से फर्क नहीं पता है तो कमेंट में मुझे बताना, अभी के अभी कमेंट करना जब वीडियो देख रहे हो, वरना भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं कह रहा था ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट देखो 55 डिग्री, 55 केल्विन ही है। सल्फर का देखो ज्यादा है 393, सेलिनियम का उससे भी ज्यादा, टेलरियम का उससे भी ज्यादा, पोलोनियम पोलोनियम का 520 केल्विन है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल या जनरल ट्रेंड देखा जाए तो 3 फिर 4 फिर 7, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अपने को यही ट्रेंड याद रखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन का निकालना सबसे आखिरी वाले शेल में से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली, बिकॉज देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और इसका मैं कंपैरिजन करूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये पास है बट ये दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट इसको निकालने में ज्यादा दिक्कत होगी। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो उससे भी ज्यादा दिक्कत होगी। तो जिसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ज्यादा दिक्कत, उतना ज्यादा क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन नीचे जाकर के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज होती है इन द केस ऑफ व्हाट, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। ऑब्वियसली ये लोग किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ये लोग नाइट्रोजन की फैमिली से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ठीक है। फ्लोरीन की जो फैमिली है यानी कि हैलोजन, वो इनके से भी ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो अपने को जानना है नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कॉमन सेंस वाली बात है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन अभी लेने के बजाय देना पसंद करेगा, बिकॉज जो एटम का साइज है वो बहुत बड़ा है। एटम का साइज क्या है, बढ़ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन मैनेज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है। वो खुद के इलेक्ट्रॉन को नहीं मैनेज कर पा रहा, तो नया इलेक्ट्रॉन वो लेने की तो चाहत रखेगा नहीं। वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, लूज कर देगा। तो इसीलिए ऊपर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते, नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते जाते डिक्रीज होती है। सो फिर इसी का सेम मीनिंग है, दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि डाउन द ग्रुप जाते जाते इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि कभी कोई ऐसा कंपाउंड मिला, यानी कि मैंने बात करी सोडियम की, उसको मैंने रिएक्ट करनी चाहिए फ्लोरीन से, मैंने रिएक्ट करनी चाहिए ऑक्सीजन से, तो फिर कौन रिएक्ट करेगा पता है, फ्लोरीन रिएक्ट करेगा। बिकॉज फ्लोरीन क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो फिर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, फ्लोरीन जबरदस्ती ले लेगा ऑक्सीजन से कंपीट करके, बिकॉज वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के मेटालिक कैरेक्टर की, ऑब्वियसली नीचे जाकर के साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर उसी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे। जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। तो नीचे जाते जाते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की जो ये है चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाते जाते। ऑक्सीडेशन की बात करते देखो ना, ऑक्सीडेशन में ना दो चीजें होती है, एक होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि सबसे स्टेबल होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कह सकते हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक होता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट या अनकॉमन जिसे कह सकते हैं। ये जैसे अपन ने नाइट्रोजन फैमिली में देखा था, -3 तो कॉमन था, बट +3 +5 ये भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख सकते हो जैसा। बात करते हैं क्या दे रखा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली
एक्सिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग टाइप के। -2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, +4 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, +6 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। बट ऐसा किनके केसेस में होता है, ये जो नीचे वाले तुम देख रहे हो ना, इनके केसेस में ज्यादा होता है, बिकॉज इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बड़ा होता है, और ये लोग इलेक्ट्रॉन देने में उतना हिचकिचाते नहीं है। जरा कॉमन सेंस लगाओगे तो क्लियरली समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर तुमसे दूर है तो तुम उसे देने में हिचकिचाओगे नहीं। सो दैट्स, बट ऑक्सीजन के केस में ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो -2 +2 +4 +6 टाइप के भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। स्टेबिलिटी देखना है कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाते जाते। यानी कि जैसा मैंने कहा तुम्हें, जैसा मैं कह रहा था कि ऑक्सीडेशन जो है -2, ये जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेगा। बट नीचे जो जाने वाले हैं ना, उनका जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का जो ये है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। नीचे जाने वाले क्या दिखाना पसंद करेंगे, +2 भी दिखा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, +6 भी दिखा सकते हैं, समझ रहे हो। तो नीचे जाते जाते -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। आई होप ये लॉजिक तुम्हें समझ रहा है, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इतनी चीजें समझ में आ रही है अच्छे से तो इट्स वेरी गुड कि अपन सही से पढ़ रहे हैं। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि मैंने ऑक्सीजन का कोई ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसका क्या मीनिंग है कि वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ बाइंडेड है जिसने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, या फिर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तभी तो -2 आया ऑक्सीजन का। सल्फर का भी ऐसा ही होगा, बट ऑक्सीजन का ऐसा कंपाउंड जिसमें वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, सल्फर का एक ऐसा कंपाउंड जो कि वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ऐसे केस में सल्फर का जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा, ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऑल इन ऑल अगर समराइज करने जाऊं तो ऑक्सीजन चाहेगा कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओ, सल्फर भी चाहेगा कि -2 दिखाओ, लेकिन ऑक्सीजन जितना चाहता है ना कि वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, उससे कम चाहता है सल्फर। ठीक है, सेम गोज विद सिलेनियम, सिलेनियम भी -2 दिखाना चाहेगा, बट सल्फर के और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो कम चाहेगा कि मैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊं। सिलेनियम को चाहिए तो +2 भी दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है। बात करें पोलोनियम या टेलरियम की, तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ये खुद में ही अनस्टेबल होते हैं, इतने बड़ा जो इनका साइज होता है, लोग खुद में इतने अनस्टेबल होते हैं ना कि वो +2 भी दे दे, +4 भी दे दे, +6 तक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो ये है वो डिक्रीज होती है, बट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, बट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। यानी कि ये सिलेनियम और टेलरियम वगैरह में ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, फैक्ट को याद रखना है। क्या -2 नीचे जाते जाते डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी, +4 की इंक्रीज होगी, -6 की भी नीचे जाते जाते डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं, जैसे एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन की बात करी थी, क्योंकि पहला मेंबर था तो ऑक्सीजन इस ग्रुप का पहला मेंबर है, तो इसके भी कुछ अजीब बिहेवियर होंगे। अब इस अजीब बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है, और ये अजीब बिहेवियर है क्या क्या, और इस अजीब बिहेवियर की वजह से ऑक्सीजन के कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं, और इस कंपाउंड में कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिलता है, जिसमें से एक रीजन है स्मॉल साइज, सेम रीजन जो कि नाइट्रोजन का था। दूसरा क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी अपन ने नाइट्रोजन में देखा था। अगला क्या, जो कि अपन ने नाइट्रोजन में भी देखा था, कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसी को अपन क्या कहते हैं, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनमें होता है जिसे क्या कहते हैं अपन, एक्सटेंडेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, फ्री ऑर्बिटल या एक्सटेंडेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल नाम से याद रखोगे तो अच्छा है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन आल्सो मेक्स ऑक्सीजन एन एनामेलस मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, लिमिट्स इट कोवैलेंसी टू 4। बाकी की कोवैलेंसी की बात करें तो वो ज्यादा होता है। व्हाट इज कोवैलेंसी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कुड बी शेयर्ड। ऑक्सीजन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह कर सकता है, यानी 2 पेयर की, 4 इलेक्ट्रॉन मींस 2 पेयर की शेयरिंग कर सकता है। तो उसकी कोवैलेंसी कितनी हुई, ऑक्सीजन की 4, तो मैक्सिमम 4 होती है ऑक्सीजन की कोवैलेंसी। वाई, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है ही नहीं। बाकी में देखोगे तो यहाँ पे देखो डी है, और इनमें क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये लोग दे सकते हैं, बिकॉज इनके डी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। बट ऑक्सीजन चाह करके भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, या एक्स्ट्रा शेयरिंग नहीं कर सकता। ये लोग कर सकते हैं बिकॉज इनके पास डी में भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन का स्टॉक भरा हुआ है। ठीक है, तो ये रीजन जान लिया। अब जानते हैं ऑक्सीजन फैमिली का अगर हाइड्रोजन के साथ, जैसे लास्ट में देखा था अपन ने ग्रुप नंबर 15 में,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है वो ये वैल्यूज के बारे वगैरह के बारे में बता रहा है, और अपने को वैल्यूज की स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वैल्यूज को तुम्हें लिखना भी नहीं है, ना ही उसको याद करना है। क्या बता रहा था मैं, अगर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो तो वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, कौन से टाइप का, H2E का टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। H2E राइटिंग पर ध्यान दो, EH2 नहीं लिखना है, गलत है, H2E लिखेंगे, ठीक है, H2E। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा H2O, हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर के साथ क्या करेंगे तो क्या बनेगा H2S, हाइड्रोजन का सिलेनियम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा H2Se, और टेलरियम के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा H2Te। अब टेलरियम भी देख लिया, पोलोनियम और लिवरमोरियम ये क्या है, बहुत ही एडवांस लेवल के क्या है एलिमेंट्स है अपने, तो इसके बारे में अपने को स्टडी नहीं करनी है, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और इनका कुछ भरोसा नहीं होता है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है H2PO, लेकिन ये क्या है, बहुत क्या कहते हैं अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसके बारे में अपने को इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। क्या बताया जा रहा है कि H2O ले लिया मैंने, H2S ले लिया, H2SC, H2TE ले लिया मैंने, नीचे जाते जाते ये सब क्या है, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा है ना, तो हाइड्राइड्स बने। इनका क्या सीन हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर जो है हाइड्राइड्स के, किसके हाइड्राइड्स के, ग्रुप नंबर 16 के, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि H2O का एसिडिक कैरेक्टर कम है बट H2S का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, H2SE का एसिडिक कैरेक्टर उससे भी ज्यादा, H2TE का एसिडिक कैरेक्टर उससे भी ज्यादा है। एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है मींस ऑक्सीडेशन वाली जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दैट इट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PO, यानी कि यही जो एलिमेंट्स है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलरियम, इन सब के जो हाइड्राइड्स है देख सकते हो H2 वगैरह लगे हुए हैं, तो इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या होता है, डिक्रीज होता है। थर्मल स्टेबिलिटी व्हाट डू मीन बाय दैट इज कि अगर किसी चीज को थर्मल दो, एनर्जी दो, तो फिर वो उसी कंपाउंड में रहता है या फिर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ किसी कॉकरोच से, तो कॉकरोच के कंपैरिजन में मेरी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, कि मुझे अगर कोई 40 या 50 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में रखेगा तो मुझे बहुत गर्मी लगेगी, बट उसी की जगह पर कोई कॉकरोच होगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि वो गर्मी को सह सकता है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। आई होप वर्ड से चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो फिर मेरा थर्मल स्टेबिलिटी कम है कॉकरोच के कंपैरिजन में। सो सेम वे H2O जो है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किससे ज्यादा होगी, H2S से ज्यादा होगी, H2SE से भी ज्यादा होगी। H2SE की थर्मल स्टेबिलिटी H2S से कम होगी, क्यों कम होगी, बिकॉज जो नीचे जाते जाते थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। यानी H2O का तो है, H2S का उससे भी कम, H2SE का उससे भी कम, H2TE का थर्मल स्टेबिलिटी उससे भी कम होगा। आगे बात करते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर फ्रॉम हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। अभी देखो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और जो H2S से H2E तक जाएंगे ना अपन, वहां पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है। समझो इस चीज के बीच का डिफरेंस को समझो। मैं बोर्ड को जरा इरेज करता हूं ताकि अच्छे से लिख सकूं। देखो क्या बताया जा रहा है, एक तो हो गया हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन H2O, एक हो गया हाइड्राइड ऑफ सल्फर H2S, सेम वे सेलेनियम का, सेम वे टेलरियम का। अब हो ये रहा है, क्या लिखा था अपन ने ये वाले पॉइंट में, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट H2S से यहां से लेकर के H2TE तक देखा जाए यानी ये वाले हिस्से में, तो क्या होता है ना, यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, थोड़ा थोड़ा रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर तो इंक्रीज हो ही रहा है बट साथ ही साथ थोड़ा सा रिड्यूसिंग कैरेक्टर या थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ देख लिया, अब ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑब्वियसली ऑक्साइड बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बना रहे थे। कैसे कैसे फॉर्म देखने को मिलेंगे, EO2 या EO3 का फॉर्म देखने को अपने को मिल सकता है। ऑक्सीजन का तो सिंपल सा, या तो डायरेक्टली O2 या तो डायरेक्टली O3, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन। बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब तुम जरा ये सवाल पूछोगे कि EO2 जो है
या EO3 जो है, ये कैसे एसिडिक हो सकती है? ये सब तो गैसेस वगैरह के फॉर्म में होंगे ना। होता ही है, जैसा मैंने तुम्हें एक्वियस के बारे में समझाया था कि ये मैंने लिया है वाटर का एक बकेट, उसके अंदर मैं एक गैस को क्या कर रहा हूँ, डिफ्यूज कर रहा हूँ। जैसे तुमने फिश टैंक वगैरह के मशीन में देखा होगा, ऐसा बॉल जैसा होता है जिससे बबल्स निकल रहे होते हैं। तो दैट इज डूइंग नथिंग बट डिसॉल्विंग ऑक्सीजन इन वाटर, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ क्या, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो फिर या फिर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन का ऑक्साइड या सल्फर का ऑक्साइड या सिलेनियम का ऑक्साइड, टेलेरियम का ऑक्साइड, और इसको एक्वस में क्या करा, डिसॉल्व करा। तो वो जो एक्वस सॉल्यूशन है यानी वाटर का जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। यानी ईओ टू को पानी में डिसॉल्व करूं या EO3 को डिसॉल्व करूं, मिलेगा तो हमें एसिड ही। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डीऑक्साइड, अभी तुम जरा शायद एक और सवाल, अभी मैं धीरे धीरे क्या ना, ये छोटी मोटी चीजें सिखाते सिखाते मैं तुम्हें बीच के बेसिक्स भी क्लियर करा दूंगा, जिससे तुम मतलब बाकी चीजों में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। बिकॉज ये जो मैं अभी कुछ कुछ बीच बीच में समझाता हूँ ना, दैट इज नथिंग रिलेवेंट टू द चैप्टर बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। मैं कह रहा था कि कोई भी चीज एक्वस में या वाटर में जाने के बाद एसिड या बेसिक कब बनती है, वो तब होता है जब उनका जो आयंस का ना डिसोसिएशन हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने बात करी HNO3 की, ठीक है, मैंने बात करी HNO3 की, HNO3 लिया मैंने गैस। अब हमें पता है HNO3 जो गैस है वो कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है। बट वो गैस के फॉर्म में, इसको अगर तुमने ब्रीथ किया ना HNO3 की गैस को, नाक जल जाएंगे तुम्हारे, बिकॉज वो है तो क्या, एसिडिक की फॉर्म में। और नाक में जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर होता है, उसके साथ रिएक्ट करके भी वो क्या बनाएगा, अपने नाक के अंदर ही एसिड बना लेगा, जलन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी तुमने एसिड का ढक्कन जब खुलता है ना कहीं पर पास में, तो नाक जलने लग जाती है, बिकॉज जो वेपर्स निकलते हैं ना वो एसिडिक वेपर्स होते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस वाटर होती है उसके साथ एक्वस, यानी वो भी एक्वस ही होती है, वाटर होता है उसके साथ डिसॉल्व करके एसिड ही बनाता है, जिससे जलन वाली फीलिंग होती है। खैर मैं बात कर रहा था कि कोई भी चीज को वाटर में एक्वस बनाने से एसिड या बेसिक कब बनता है, यानी कि जब कोई H+ आयन रिलीज करे वाटर में तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और जब कोई OH- आयन रिलीज करता है वाटर में तब वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया HNO3, अब मैंने HNO3 जो कि गैस था उसको मैंने किसमें करा, डिफ्यूज, वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिफ्यूज करा। तो HNO जो 3 है वो H2O के साथ क्या करने लग जाएगा, मतलब बॉन्ड बनाने लग जाएगा। अब NO3 जो है वो वाटर के H2 के साथ, और जो H है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाने जाएगा। और जो अपना H है वो भाई साहब H+ के फॉर्म में निकलेंगे, और ये जो NO3 है वो माइनस के फॉर्म में निकलेंगे, है ना, डिसोसिएशन हो जाएगा। जैसे NaCl की मैं बात करता हूँ, बचपन से सुनते आ रहे, वाटर में डिसॉल्व करा तो Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही HNO3 गैशियस वाटर में डिसॉल्व करो तो HNO3 H+ और NO3- में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में तो तुम्हें OH- तो कहीं दिख नहीं रहा है, H+ ही ज्यादा दिख रहा है, यानी H+ ज्यादा बन रहा है, तो H+ ज्यादा वाटर में प्रेजेंट होगा। H+ वाटर में ज्यादा प्रेजेंट है, इट मीन वो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिडिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, जिससे क्या कह सकते हैं, जिससे हमने डिफ्यूज करा था, यानी यहाँ पे HNO3 डिफ्यूज करा था तो उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। इसी की जगह पर NaOH होता, इसी की जगह पर NaOH होता, जो कि क्या है, एक सॉलिड के फॉर्म में मानकर चलो मैंने लिया, मैंने NaOH का क्या ले लिया, पाउडर ले लिया। अब मैंने उसको किस में डिसॉल्व करा, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा। एक्वस मींस वाटर, तो ऐसे केस में क्या होगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और OH एज यूजुअल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें H+ से तुम्हें कहीं दिख नहीं रहे, सारे के सारे OH- आयन ही निकलेंगे। तो ऐसे केस में जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बेसिक इन नेचर होगा, क्या होगा, ये जो NaOH है जो सॉलिड अपन ने लिया था जिसको मिक्स करा था, उसका नेचर अपन क्या कंक्लूड करेंगे कि वो कौन सा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेसिक नेचर। अभी जो एसिडिक नेचर है, और क्या कहते हैं अपन ने देखा था यहाँ पर, एसिडिक जो नेचर है वो नीचे जाते जाते क्या होता है, इंक्रीज होता है हाइड्रेट्स के केस में। लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है, अभी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, नीचे जाते जाते इंक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, जस्ट उसका ऑपोजिट, डिक्रीज होगा। ठीक है, SO2 से, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और टेलरियम TiO2, टेलरियम डाइऑक्साइड, रुको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। यानी कि मैंने ऑक्सीजन का लिया ऑक्साइड, दैट इज नथिंग बट योर O2,
सल्फर का लिया डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। सेलेनियम का लिया तो SiO2। मैंने लिया टेलरियम का तो TeO2। तो SO2 से TO2 तक जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो डिक्रीज होता है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, बट जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये सारे फैक्ट्स को, ये सब कुछ याद रखना है। अभी तो जस्ट ये आधा चैप्टर ही हुआ है इसका, दैट्स वाई। है तो इजी चैप्टर्स बट कंप्लीट करना जरूरी है। एंड आई होप कि बिफोर योर मिड ऑफ दिसंबर प्रीलिम्स, आई होप जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ तुम टाइम टू टाइम देखो। मैं ज्यादा वीडियोस भी बनाऊंगा, और क्या कहते हैं, जल्द से जल्द अपन सिलेबस खत्म करेंगे विद क्वेश्चंस। इसके बाद जस्ट इसका क्वेश्चंस ही आ रहा है। आई होप आज के आज ही इसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोबेबली नॉट, बिकॉज तुम्हें इसे याद भी करना है। और या क्वेश्चन सॉल्विंग में तुम तभी उतरो जब तुम्हें क्या कहते हैं पूरा चैप्टर याद हो। अनटिल एंड अनलेस तब तक क्वेश्चन मत करना, कुछ मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली अभी देख लिया अपन ने। हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ क्या रिएक्शन है वो देखते हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, तो हेलोजन के साथ हैलाइड। कैसे कैसे टाइप के हैलाइड, EX6, EX4 या EX2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अभी EX2 है तो ये इसे क्या कहूंगा मैं, डाई हैलाइड। EX4 है टेट्रा हैलाइड, EX6 है तो हेक्सा हैलाइड, राइट। अभी इसी के जगह पर अगर मानकर चलो ECl6 है तो इसे मैं क्या करूंगा, क्या कहूंगा, हेक्सा क्लोराइड। क्लोरीन है ना तो क्लोराइड। EF6 है तो क्या कहूंगा, हेक्सा फ्लोराइड। समझ रहे हो, तो वैसे ही हेक्सा, ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड फॉर्म करेंगे, EX6, EX4 और EX2 टाइप के। हेक्सा हैलाइड्स भी फॉर्म करेंगे, हेक्सा फ्लोराइड्स भी फॉर्म करेंगे। अभी होता ही है ना, ऑक्सीजन ये जो फैमिली है पूरी हेलोजन के साथ तो रिएक्ट करती है, क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करती है, ये सब चीजों के साथ भी रिएक्ट करती है। बट जो स्टेबल हैलाइड है वो ज्यादातर हेक्सा फ्लोराइड ही होते हैं। ज्यादातर हेक्सा फ्लोराइड ही क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे एक कंपाउंड होता है SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये क्या है, स्टेबल है इन कंपैरिजन टू SCl6, ठीक है। ये कम स्टेबल है, ये स्टेबल है। लाइक ये जो SCl6 है ये इतना कम स्टेबल है कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। जैसे देख सकते हो ये SF6 का एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, बॉल एंड स्टिक मॉडल कैसे कहते हैं इसे, देख सकते हो ना, बॉल है, स्टिक है, ठीक है। तो हेक्साफ्लोराइड आर दी ओनली स्टेबल हैलाइड्स व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसको भी अपन VSPR थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ऑक्टाहेड्रल, पेंटा, ट्राइहेड्रल, बाइपिरामिडल वगैरह वगैरह। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसका क्या है, एक एग्जांपल है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। EX6, EX4, EX2 टेट्राहेलाइड भी फॉर्म करता है। टेट्राहेलाइड का अगर एग्जांपल देने जाए तो SF4, SeF4, TeF4 भी होता है। और SF4 गैस के फॉर्म में होता है, SeF4 लिक्विड के फॉर्म में होता है, TeF4 सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये चीजों के बारे में मुझे क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन सारी चीजों को याद रखना है, नथिंग एल्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हमारी पढ़ाई का सिस्टम ही ऐसा है कि सिर्फ आधे से ज्यादा पढ़ाई तो रट के ही निकल जाती है। पानी पीता हूँ मैं। लेट्स कंटिन्यू। तो अपन ने हेक्सा हेलाइड देख लिया, SF6 उसका एक एग्जांपल था। टेट्रा हेलाइड भी देख लिया जिसका SF4 एक एग्जांपल था। चार्ज में डाल देता हूँ, 1 मिनट देना। ठीक है, तो डाइहैलाइड के एग्जांपल देख लो। क्या बात करेंगे डाइहैलाइड में, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स के अलावा बाकी सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। खैर एनीवेज, इसको भी अपन VSEPR में ही डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये जो भी जितने भी पॉइंट है जिसमें मैंने बात करी कि VSPR में मैं समझाऊंगा, तो एक बार अच्छे से जब मैं VSPR समझा दूंगा ना, तो इन सारे पॉइंट्स पर मैं एक बार वापस से आऊंगा, तो मैं इसका मीनिंग समझाने के लिए डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर अच्छे से। क्लियर हुआ, ओके। हाइड्रोजन के साथ भी डिस्कशन क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
लाइक ऑब्वियसली अगर किसी चीज का प्रैक्टिकल यूज अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो उस चीज को सीखने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन किसी के साथ भी रिएक्ट करे, बट वो हमारे इकोनॉमिकली यानी कि हमारे ह्यूमन यूज में अगर आ ही नहीं रहा है तो उसके बारे में स्टडी करके मतलब क्या है। इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादातर किससे आते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड से आते हैं। डाइऑक्सीजन दैट इज नथिंग बट योर O2, ओजोन दैट इज योर O3, सिंपल ऑक्साइड्स जैसे आयरन वगैरह के ऑक्साइड्स हो गए, एलो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर दैट इज नॉट एलोटोप्स बट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर यानी सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के भी एक एसिड्स बनाते हैं, वो कौन से होते हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की जिसमें उसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। डाई ऑक्सीजन यानी प्योर ऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे करा जाता है। ऑक्सीजन को हीट करते हैं ऐसे सॉल्ट्स के साथ जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड होता है, जैसे कि KClO3 पोटेशियम ऑक्सोक्लोराइड, ठीक है। ये KClO3 जो तुम्हें दिख रहा है, अगर इसे MnO2 और हीट के प्रेजेंस में अगर इसे क्या करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो पोटेशियम KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलते हैं। हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट, यानी ऐसे सॉल्ट जिसमें क्लोरेट्स हो, क्लोरीन हो, नाइट्रेट्स हो और परमैंगनेट्स हो, ऐसे सॉल्ट्स को अगर अपन हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, प्योर ऑक्सीजन निकल सकता है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो। अदर इज दैट सिंपली जो अपना एक सॉलिड है उसको भी सिंपली अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते तो उसमें से भी प्योर ऑक्सीजन निकलता है। जैसे कि मैंने Ag2O यानी कि Ag मींस सिल्वर ऑक्साइड को लिया, उसको नॉर्मली मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो प्योर वाला रिलीज हो जाएगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड जो मैंने लिया है उसको भी अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करता हूं तो मर्क्यूरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। PbO2 यानी लेड ऑक्साइड, Pb मींस लेड, O2 ऑक्साइड को भी मैंने अगर थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो लेड ऑक्साइड तो अलग हो ही जाएगा, साथ में ऑक्सीजन भी हमें मिलेगा, ठीक है। डाई ऑक्सीजन के बारे में अपन ने प्रिपरेशन देखा, एक और मेथड है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक होता है H2O2 जिसे अपन मेडिकल फील्ड में भी यूज किया जाता है, जब घाव लग जाती है तब H2O2 को भी डाला जाता है। तो उसका अपन क्या करेंगे, सिंपली थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो H2O मिलेगा, साथ ही साथ प्योर ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। एक और मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो अपन ने देखा था नाइट्रोजन फैमिली के केस में, कि यहाँ से हमारा गैसियस नाइट्रोजन तो निकल रहा है बट नीचे से हमारा क्या निकल रहा था, ऑक्सीजन निकल रहा था, तो यहाँ से हम ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लेंगे, यहाँ से हमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। सेम मेथड दैट आई डिस्कस्ड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डाइऑक्सीजन के बारे में प्रिपरेशन तो देख लिया, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। कलरलेस, ओडरलेस, ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर जस्ट इनफ टू सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ, रीड करके तुम्हें समझ आ रहा होगा। जैसे नाइट्रोजन का कितना, दो स्टेबल आइसोटोप था N14 और एक N15, इसके तीन स्टेबल आइसोटोप्स है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, O16, O17, O18। O17, O18 देखने को नहीं मिलते बट O16 इज द मोस्ट कॉमन वन, कॉमन फॉर्म या नेचुरल फॉर्म। ऑक्सीजन जो है O2, it reacts with nearly all metals and non-metals except noble metals। गोल्ड और प्लैटिनम के साथ ये रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाता। ऑक्साइड का सिंपल सा मीनिंग जैसे कि मैंने बात करी, ऑक्साइड्स की मैंने बात करी, 1 मिनट रुकना, कॉल आया मुझे।
सॉरी सॉरी ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मैं कह रहा था ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ नियरली ऑल मेटल्स। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, उसमें जंग लगा देता है, क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म करता है, आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है। बट गोल्ड प्लैटिनम के में तुमने कभी भी नहीं देखा होगा कि उसमें जंग लग जाए या ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो जाए। प्योर फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो ज्वेलरीज वगैरह में मिलती है उसकी भी शाइन बाय द टाइम चली जाती है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ कॉपर का मिक्सचर होता है। तो ठीक है, रीड करके तुम्हें समझ आ रहा होगा। रिएक्ट्स विथ नियरली ऑल मेटल, किसकी बात हो रही है, डाई ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पर। एंड नॉन मेटल से भी रिएक्ट करते हैं, जैसे फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है। बट नोबल मेटल्स लाइक AU गोल्ड एंड PT प्लैटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करता, और नोबल गैसेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैसेस हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, समझ रहे हो, आर्गन हो गया, ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। डाइऑक्सीजन की यूजेस क्या है, रेस्पिरेशन, अपन सांस ऑक्सीजन से लेते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ऑब्वियसली रॉकेट वगैरह जो फ्यूल है उनके बिना तो कभी जलेंगे नहीं ऑक्सीजन के बिना। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी यूज करा जाता है, जो कि हॉस्पिटल में यूज करा जाता है। और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में भी क्या होता है ना, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि स्टील को मैन्युफैक्चर किया जा सके, उसके ओर से निकाला जा सके, उसको पूरा मेल्ट करना पड़ता है। तो उसमें भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरी होती है। और जितना प्योर ऑक्सीजन होता है ना, तो इट मीन्स अभी इंडस्ट्री का क्या सीन होता है ना, वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो अभी वो लोग को चाहिए कि काम जल्द से जल्द हो, और कम टाइम में बहुत ज्यादा सा सामान निकले, इसलिए वो लोग प्योर ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा हीट निकलती है और बहुत जल्दी उनका काम हो जाता है। खैर एनीवेज, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्साइड्स की अपन बात करते हैं। ऑक्साइड इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट, पता है। सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स। सिंपल ऑक्साइड्स में एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक का मीनिंग होता है जो कि एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। ये अपने को डिटेल में होता तो मैं इसके ऊपर जरूर डिस्कस करता, बट ये इतना जरूरी नहीं है। बस इसका जो एग्जांपल है उसको याद करना बहुत जरूरी है। आ सकता है कि Al2O3 इज व्हाट, इज इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ZnO इज आल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मैं कह रहा था सिंपल ऑक्साइड, इट कैरीज ओनली दैट नंबर ऑफ एटम्स एज इज अलाउड बाय द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट और मेटल। यानी कि ऑक्सीजन है O2, उसका जो एक का नॉर्मल वैलेंसी कितना होता है, 2, -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने का। अभी ये O2 उसी के साथ रिएक्ट करेगा जो कि -4 का इलेक्ट्रॉन का लेना देना करने में पॉसिबल रखता हो, ठीक है। यानी कि जो कि -4 इलेक्ट्रॉन उसे क्या कर सके, दे सके ऑक्सीजन को, O2 को, उसी के साथ ही बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। इट कैरीज ओनली दैट नंबर ऑफ एटम्स इज अलाउड बाय द नॉर्मल वैलेंसी, ठीक है। किसी में क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तब जाके वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +2 +4, जैसा मैंने अपन ऑक्सीजन फैमिली की डिस्कशन के बारे में जब स्टार्टिंग करी थी तब मैंने बताई थी। बट ऑक्सीजन का क्या है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो फिर वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, मैंने बताया था ना, इसकी कोवेलेंसी कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, 4 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ये सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात करी जा रही थी, बट यहाँ पे O2 है, डाई ऑक्सीजन, तो ये उसके अकॉर्डिंग एक का तो है -2, 2 का हो जाएगा -4 तक, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। इतना ही क्या कर सकता है, इसी वैलेंसी के साथ ये बॉन्डिंग वगैरह कर सकता है। तो जैसे एसिडिक ऑक्साइड्स देख लो, P2O5 NO2, ये हो गए, यानी कि एसिडिक, ये तो मानकर चलो सॉलिड के फॉर्म में लिया, तो इसको एक्वस में मैंने डिसॉल्व करा तो ये क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। MgO और CO का जो पाउडर आता है, CaO, उसको अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया तो क्या मुझे देगा, एक बेस बनेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, ZnO और Al2O3। न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि पानी में डालो कुछ असर नहीं, N2O CO NO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन फैमिली ऑक्साइड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन। मिक्स ऑक्साइड्स आर फॉर्म, मिक्स भी बनते हैं यानी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स। अब दो सिंपल ऑक्साइड्स कंबाइन होंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स बनेगा। जैसे Pb3O4 की मैं बात करूं तो दिस इज नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ PbO एंड PbO2। Fe3O4 इज दैट इज कंपोजिशन ऑफ FeO एंड Fe2O3, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में अगला जो है अपना इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज ओजोन। सबको पता है ओजोन अपने एटमॉस्फेयर में है, यूवी रेडिएशन से अपनी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, यूवी रेस को रिपेल करता है ऑक्सीजन, या एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन।
इट इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोप का मीनिंग क्या है ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं बात करता हूँ कार्बन की, कार्बन ना मतलब नेचर में कैसे कैसे हमें फॉर्म में मिलता है उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। यानी कि कार्बन का एक एलोट्रोप है क्या, ग्रेफाइट। कार्बन हमें नेचर में ग्रेफाइट के भी फॉर्म में मिलता है, दैट इज ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। कार्बन हमें नेचर में डायमंड के भी फॉर्म में मिलता है, यानी कि डायमंड इज व्हाट, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो सेम वे O3 जो है वो भी एक ऑक्सीजन का क्या है, एक अलग फॉर्म है जो कि नेचर में मिलता है, इसलिए O3 क्या है, एक एलोट्रोप है किसका, ऑक्सीजन का। सिंपल भाषा में बोलूं, एलोट्रोप मींस जस्ट किसी चीज का एक अलग फॉर्म जो कि नेचर में नॉर्मली पाया जाता है, दैट इज इट्स एलोट्रोप। ओजोन वेरी रिएक्टिव, प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशन, पता है। आगे बढ़ते हैं, ओजोन के प्रिपरेशन की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट ही ऐसा होता है जो कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्रेक डाउन करके खुद ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देता है। फॉर एग्जांपल ये था O2, ये था O2, ये है अपना सन। सनलाइट की हीट बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इसने इसको टारगेट करा, O2 ये बन गया O और O। अब ये जो O था हीट के चक्कर में इस और इस O के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, O3। कुछ इस तरीके से O3 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इन दी एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देख सकते हो। सिंपली O2 था, यूवी लाइट मिली, O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो गया, फिर जो ऑलरेडी एक O2 के फॉर्म में था वो अलग से जो सिर्फ सिर्फ एक O था उसके साथ रिएक्ट करके O3 बना लेता है ओजोन। पासिंग एक और मेथड है ओजोन का प्रिपरेशन का, पासिंग अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन। ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना ड्राई और एक हाइड्रेटेड, क्या वर्ड है, ड्राई और एक हाइड्रेटेड। हमारे नेचर में जो चीज भी मिलती है ना वो ड्राई नहीं होती, हाइड्रेटेड होती है, सब में मॉइस्चर होता है। ऑक्सीजन जो भी अपन सांस ले रहे हैं ना वो भी क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। अगर वो ड्राई फॉर्म में अगर अपन ऑक्सीजन लेंगे ना तो हमारे नाक जल जाएंगे, पॉइजनिंग हो जाएगी अपने को, ऑक्सीजन पॉइजनिंग, समझ रहे हो। तो वही हाइड्रेटेड मींस डॉट H2, यानी कि कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। खैर एनीवेज, पासिंग अ स्लो ड्राई स्ट्रीम, यानी सिर्फ ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन को पास करेंगे धीरे धीरे से थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मींस कैसा होता है ना कि ये मानकर चलो ट्यूब है और यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोड डाल रखा है, इलेक्ट्रोड मीन समझते हो ना जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और यहाँ पे बार बार ऐसे स्पार्क क्रिएट हो रहा है जैसे लाइटनिंग कड़कती है, बिजली जैसी। और इसमें धीरे से अपन ने क्या किया, स्लो स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करा और ये स्पार्क बहुत तेजी से टप 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 बजे ही जा रहा है। जैसे मैंने तुम्हें शायद एक बार टेस्ला कॉइल दिखाया था, समथिंग लाइक दैट सिमिलर। ठीक है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करेंगे तो इसमें से जितना भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास करेंगे ना अपन, ड्राई ऑक्सीजन, उसमें से पूरे ऑक्सीजन का 10% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। O2 को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देंगे धीरे धीरे से, तो जो 10% वाला जो हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि मानकर चलो 100 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करी थी तो उसमें से 10 लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यानी जो ओजोन निकलेगा उसे क्या कहेंगे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन को क्या कर दिया अपन ने, ओजोनाइज्ड कर दिया, ओजोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि ओजोनाइज्ड हो गया यानी कि किसी चीज के ओजोन में कन्वर्ट कर देना, वैसे ही हाइड्रेशन, हाइड्रेशन करके एक वर्ड होती है, हाइड्रेशन करके एक वर्ड होती है, यानी कि किसी को वाटर के साथ मिला देना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस डार्क लिक्विड। पेल का मीनिंग क्या होता है ना, पेल का मीनिंग इट्स लाइट। जैसे मैं कहता हूँ पेल येलो, पेल येलो मीन्स लाइट येलो, पेल ग्रीन मीन्स लाइट ग्रीन। ठीक है, तो प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, वो वैसा कलर जो अपने को स्काई में नॉर्मली देखने को मिलता है। डार्क लिक्विड, अगर लिक्विड के फॉर्म में हो तो बहुत गाढ़ा दिखता है, और अगर सॉलिड के फॉर्म में हो ओजोन तो वॉयलेट ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ओजोन का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है जिससे पहचान सकते हो। हार्मलेस इन लो कंसंट्रेशन, अपन ओजोन ब्रीथ भी कर ले तो नॉट एन इश्यू, बट स्टिल ज्यादा अमाउंट में होगा तो इट्स हार्मफुल। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन को O3 को अगर मैं हीट करता हूं तो बहुत जल्दी टूट के बिखर जाएगा O2 और O के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन
ऑक्सीजन को मैं अगर हीट करता हूँ तो वो जल्दी नहीं ब्रेक डाउन होगा, समझ रहे हो। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मीन्स डायनेमिकली वर्ड को तुम इग्नोर कर दो, खाली थर्मो वर्ड पर फोकस करो, यानी कि थर्मोडायनेमिकली वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, ओजोन कम स्टेबल है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O3, क्योंकि ये अनस्टेबल है, किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो उसमें अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, घुसेड़ देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फिर ओजोन क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ओजोन के रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि उसको किस चीज के साथ रिएक्ट करे तो भाई साहब क्या कंपाउंड बनाते हैं। तो पीबीएस लेड सल्फाइड को ओजोन के साथ रिएक्ट करो तो PbSO4 लेड सल्फेट और ऑक्सीजन निकलती है। 2I-, ये आयोडाइड आयन है, I- इज आयोडाइड आयन, ठीक है। यानी कि वो किसी के साथ ऐसे एटम के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है, बट मैंने उसे आयन के फॉर्म में लिखा है, माइनस के फॉर्म में लिखा है। जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था ना Cu2+ वाला नोटेशन, CuSO4 वाला नोटेशन, सेम लॉजिक अप्लाइज है। कहीं पर भी देखोगे ना आयनिक फॉर्म में ऐसे केमिकल रिएक्शन को लिखा गया है, सेम ये जो मैंने लॉजिक समझाया था केमिकल, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स वाले वीडियो में, पहले वीडियो में, सेम सिनेरियो था, ओके। तो आयोडाइड आयन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, तो OH- यानी कि जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि OH- आयन यहाँ पे निकलते हुए हमें दिख रहे हैं, और आयोडीन हमें मिलेगा और ऑक्सीजन हमें मिलेगा। ओजोन के यूजेस क्या क्या है, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन ने देखा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। अभी एक हो गया अपना पोटेशियम के, एक हो गया मैंगनेट, मैंगनेट मींस व्हाट, Mn, मैंगनीज होता है एक कंपाउंड, उसका आयोनिक फॉर्म कहलाता है मैंगनेट। और उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन भी ऐड करना पड़ता है। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है जो कि के एम को जोड़ने के साथ साथ ऑक्सीजन भी ऐड कर सके। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या यूज किया जा सकता है, ओजोन यूज किया जा सकता है। व्हाट इज पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 के मैन्युफैक्चरिंग में भी ओजोन का यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ऑल्सो यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, यानी कि मेडिकल यूजेज में या फिर इंडस्ट्रियल यूजेज में, जिसमें बैक्टीरिया, स्टरलाइज्ड का मीनिंग तो तुम्हें समझता ही होगा बिकॉज तुम्हारे भाई डॉक्टर है, तो स्टरलाइज्ड का मीनिंग तुम्हें पता होगा। यानी कि वाटर है, इसमें से मैंने ओजोन को पास करा, या यूवी लाइट से भी क्या हो जाता है, वाटर जो है वो स्टेरिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो डिसइंफेक्ट और वाटर को स्टेरिलाइज करने में यूज होता है। ब्लीचिंग के लिए भी यूज होता है, क्योंकि ब्लीचिंग में भी क्या करना पड़ता है ना, अपने को चीजों को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। तो ना कपड़े को ब्लीच करना, या ब्लीच से पूल, स्विमिंग पूल वगैरह का साफ सफाई करना, उसमें क्या यूज होता है, चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे वो चीज क्या होती है वहां से निकल जाती है। गंदगी वगैरह को भी ब्लीचिंग करते हैं, तो वो क्या करता है, उस गंदगी को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो उस एरिया को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए जनरली कपड़े को अगर ब्लीच करते हैं ना तो कपड़े की क्वालिटी खराब हो जाती है, जस्ट बिकॉज ब्लीचिंग फ्लोर या जो भी है ब्लीचिंग पाउडर जो भी अपन साफ सफाई में यूज करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और उसको भी बनाने के लिए उससे भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है, दैट इज योर O3 ओजोन। स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है, प्लांट्स के थ्रू क्या पता यूज किया जाता होगा। प्लांट्स में भी स्टार्च फॉर्मेशन होता है ना, स्टार्च इज नथिंग बट अ फूड। उसके प्रेपरेशन के लिए प्लांट्स भी O3 का यूज करते हैं, ओजोन का। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन, वही इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा ज्ञान जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। सुना होगा ना, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है बड़ा सा, जिससे हीट, जो अर्थ की टेम्परेचर है वो बढ़ रही है, जिससे जो आर्टिक एंटार्क्टिक का जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, और जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। और सुनने में आया है कि जो आइलैंड्स वगैरह है वो क्या कहते हैं, उनका जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैंने सुना कि मालदीव्स वगैरह जो है ना, वो भी अभी आने वाले कुछ सालों में लाइक पानी उसका लेवल का बहुत बढ़ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों हो रहा है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज टर्म्स एट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पता है। कॉजेस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अपना जो फ्रिज और जो एसी मैन्युफैक्चर होता था ना पहले के जमाने में, उसमें एक केमिकल वो लोग रिलीज करते थे, उनके फॉर्मेशन में या उनके चलने के टाइम में ना एक केमिकल रिलीज होता था जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शायद उसका फॉर्मूला है CCl4 आई गेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आई गेस, याद नहीं मुझे अच्छे से, CCl4 समथिंग कुछ था। खैर एनीवेज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है ना, ओजोन के साथ वो रिएक्ट करके ओजोन की जो लेयर है, O3 की जो लेयर है, उसे डैमेज करता है, जिससे होल क्रिएट होता है। तो मानोगे नहीं कि पूरे जो यूनाइटेड नेशंस में ना, मतलब जेनेवा शायद वो जगह का नाम था, वहां पर पूरे लोगों के जो देश के जो लीडर्स थे, उन्होंने आकर के ये लिया, सब लोग ने डिसीजन लिया कि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। वो एक ऐसा टाइम था जब पूरे देश के जितने भी लीडर्स थे वो एक साथ आकर के एक पॉइंट पर आकर के सहमत हुए थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगाया जाएगा, और वो अभी भी बैन है, बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए सबसे डेंजर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ठीक है, अलग और क्या क्या बातें हैं, जैसे सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, तुमने सुना होगा, नाइट्रस ऑक्साइड करके एक एक्सलरेटर्स आते, कार में भी नाइट्रस ऑक्साइड तुमने देखा होगा, ऐसे ब्लू कलर के फ्लेम निकलते हैं ना, दैट इज मतलब जब कार ऐसी चल रही होती है, रेस कार्स, अचानक से ब्लू वाली फ्लेम निकलनी शुरू हो जाती है, तो दैट इज नथिंग बट बूस्टर्स, जिसे कहते हैं अपन नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। सुपरसोनिक जेट प्लेन्स में भी वही यूज करा जाता है, जिससे भी क्या होता है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, नुकसान पहुंचाता है। रिएक्शन एज यू कैन सी नॉट सो इंपॉर्टेंट, रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे मोटे। अब सल्फर के भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स जानते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एलोट्रोपिक फॉर्म्स इज कि नेचर में वो अलग अलग फॉर्म में मिलना, जैसे कार्बन अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एक तो डायमंड के फॉर्म में मिलता है, एक ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन भी एक तो O2 के फॉर्म में मिलता है, डाइऑक्सीजन, और एक और O3 के फॉर्म में मिलता है, ओजोन के फॉर्म में। वैसे ही सल्फर भी नेचर में दो फॉर्म में मिलता है। एक ये वाला तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो, कितना मस्त ज्योमेट्री सा बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रोम्बिक सल्फर। सल्फर है तो सल्फर ही, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होगा, है कि नहीं। जैसे दाने वाला शक्कर लेते तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, बट ऐसा क्रिस्टल वाला शक्कर लेते तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो वैसे ही है तो सल्फर, बट शेप में चेंज है तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज में भी चेंज आती है। तो ऐसा शेप का अगर सल्फर का क्रिस्टल हो बड़ा सा, तो उसे क्या कहते हैं, रोम्बिक सल्फर। सल्फर, और ऐसे छोटे 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 घास जैसे छोटे छोटे दाने हो, ऐसे शेप के दिखने वाले, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, या उसी का ही दूसरा नाम क्या है, ये शायद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 मार्क के लिए पूछ सकता है सिंपली कि अनदर नेम फॉर रोम्बिक सल्फर इज, या अनदर नेम फॉर मोनोक्लिनिक सल्फर इज। अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर रोम्बो सल्फर को कहते हैं, और बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर को कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बारे में कुछ डिटेल्स। सल्फर की क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक मींस नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने वाले सेम टाइप के एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स को क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अल्फा सल्फर की बात करें, जो कि है रोम्बिक सल्फर, अभी अपन ने देखा। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अल्फा सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इट इज हाईली सॉल्युबल इन बेंजीन एंड अल्कोहल और ईथर। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसके अंदर सल्फर बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, बट वाटर के अंदर ये क्या है, पत्थर की तरह डिसॉल्व नहीं होता। इट रेडिली डिसॉल्व्स इन CS2। CS2 करके कोई कंपाउंड होगा, जो कि मैं भी शायद बहुत दिनों बाद नाम सुनो, CS2। वो क्या हो जाता है, सल्फर जो रोम्बिक सल्फर वाला जो फॉर्म है, वो CS2 के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें, जो अपना मोनोक्लिनिक सल्फर है और जो रोम्बिक सल्फर है, सारे के फॉर्मेशन में S8 यानी 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर का इस्तेमाल होता है, बट अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होता है। यानी कि इसमें S8 मॉलिक्यूल्स है अल्फा सल्फर में, और बीटा सल्फर में भी S8 मॉलिक्यूल्स है, दोनों में क्रोन शेप है। अरेंजमेंट कैसा है, क्रोन शेप है। व्हाट डू आई मीन बाय क्रोन शेप इज, ये S 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये ऐसे 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 करके कुछ अरेंजमेंट होता है इनका, इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं। क्रोन समझते हो ना, क्रोन, लाइक यू माइट हैव सीन लाइक दिस, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे जहां जहां पे भी डॉट है, वहां वहां पर एक सल्फर का एटम होता है। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, क्रोन शेप। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ये छोटी मोटी बातें, क्रोन शेप वगैरह। ठीक है, अल्फा सल्फर सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल हाईली सॉल्युबल इन बेंजीन और बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, रेडिली डिसॉल्व इन CS2। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें, 8 सल्फर के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और शेप क्या होता है, क्रोन शेप। सॉल्युबिलिटी बीटा सल्फर की बात करें तो CS2 में ये भी डिसॉल्व होता है, दैट्स इट। और बाकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी गई है, इट मींस एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं होगा। उतना ही पढ़ना है जितना अपने को जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये भी VSEPR में इंक्लूड होगा, VSPR में इंक्लूड होगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करते हैं। सल्फर इज बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि एक डेंजरस गैस है ह्यूमंस के लिए, ऑब्वियसली जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, जलाएंगे तो SO2 मिलेगा। ट्रीटिंग अ सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कोई एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे कहते हैं ना ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट हो, किसी के साथ अटैच हो, जैसे Fe2O3, तो ये क्या है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट तो है बट फॉर्म क्या है, ऑक्साइड फॉर्म। वैसे ही SO3 आयन जो है, SO3 2- जो आयन है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, सल्फाइड। तो अगर सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, इट मींस वो क्या रिलीज करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देने का काम करेगा, H+ देने का काम करेगा। इसलिए H2SO4 लिखने की जगह पर डायरेक्टली क्या लिखा है, सिर्फ H+ लिखा है। मैंने बताया, जो मैंने बेसिक्स वाले वीडियो में Cu2+ और CuSO4 का जो रिलेशन समझाया था कि क्यों ऐसा लिखा जाता है, सेम लॉजिक अप्लाइज है। तो सल्फाइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो वाटर निकलेगा, साथ ही साथ कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। एक और होता है रोस्टिंग, मीनिंग क्या होता है, नथिंग, जैसे अपन चने और भूजों को रोस्ट करते हैं ना, पीनट्स वगैरह को, तो सेम वे लिटरली सल्फाइड जो और होते हैं, जो कि नेचर में मिलते हैं, उनको लेकर के भाई साहब डायरेक्ट जलाने को डाल दो। तो क्या करेंगे, जैसे FeS2 क्या है, एक सल्फर का और है, उसको क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करो, बर्न करो, रोस्टिंग करो, तो अपने को क्या मिलेगा, Fe2O3 मिल जाएगा, आयरन का ऑक्साइड बदल जाएगा और SO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है SO2, दैट्स व्हाई अपन इसके बारे में इतनी डिस्कशन कर रहे हैं। अजीब सी स्मेल होती है, एक्चुअली जो सल्फर कंपाउंड ही है ना, उसकी पूरी की पूरी स्मेल ही अजीब होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की भी पंजेंट स्मेल होती है, कलरलेस गैस होती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होती है। जहां पे S जो है रोम्बिक फॉर्म, वो इनसोल्यूबल इन वाटर होती है, बट जो SO2 है, जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो H2O में बहुत अच्छे से क्या होती है, डिजोल्व होती है। ठीक है, अपन एक चीज सीखेंगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक। क्या सीखेंगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक। ये शायद चीज मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी थी कि पोलर जो सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट या पोलर सॉल्यूट जो है, वो किस में डिजोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में, उसका भी वीडियो अभी ऑन द वे है, अगला चैप्टर में उसी के ऊपर बनाने वाला हूं। खैर फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है, पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस होती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। और आगे बढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। पंजेंट स्मेल हो गई, कलरलेस गैस हो गई, हाईली सोल्यूबल इन वाटर हो गया। NaOH के साथ रिएक्शन के साथ क्या फॉर्म होता है, 2NaOH जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो Na2SO4 और वाटर हमारे पास फॉर्म होता है। उतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, और एक्चुअली ये रिएक्शन तुम अपने मन से भी कर सकते हो, मतलब मन से भी तुम खुद से भी बना सकते हो, इतना मतलब एक्सपीरियंस के साथ समझ आ जाता है कि कौन सा कंपाउंड किसके साथ बाइंड करेगा तो क्या रिएक्शन होगा। ऑलमोस्ट ये लेक्चर खत्म होने आया है, डोंट वरी। रिएक्शन विद क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO2Cl2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO2, और मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 इट इज व्हाट, V इज व्हाट, वेनाडियम। वेनाडियम करके एक डी ब्लॉक का कंपाउंड है, और O5 यानी कि वेनाडियम ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट, जब अगर अपन कोई चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है तो उसको प्लस करके लिखते हैं, बट कोई चीज अगर कैटालिस्ट होती है तो उसको एरो करके ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे V2O5 रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट मींस SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा वेनाडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एज अ कैटालिस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 2SO3, मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड की यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है।
यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये भी इसकी यूजेज है। ब्लीचिंग वूल और सिल्क, वूल और सिल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उसको साफ करने के, उसको ब्लीच करने के लिए, यानी कि उसको पतला करने के लिए उसके धागों को सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करा जाता है। अब ये जो है ये स्ट्रक्चर्स है, ये भी VSEPR में थ्योरी में इंक्लूड होगा। अपन यही देखने वाले हैं VSPR थ्योरी में, यही चीजें देखने वाले हैं। डोंट वरी, VSPR थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हें बोर्ड्स में, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जैसे तुम देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर नाम होता है, यानी कि क्वेश्चन में आ सकता है कि H2SO3 का स्ट्रक्चर बताओ, तो उसका स्ट्रक्चर तो तुम याद कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ लॉजिक है उसके पीछे जो कि तुम्हें सीखने की जरूरत है, तभी तुम्हें सारी चीजें याद होंगी जो कि अपन सीखेंगे VSEPR थ्योरी में, ठीक है। अब बात करते हैं H2SO4, सबसे कॉमन, सबसे वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियल एसिड, दैट इज H2SO4। इट इज व्हाट, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, डेंस एंड ऑयली होता है, यानी हाथ में तो अपन ने कभी पकड़ा नहीं है, ऑब्वियसली पकड़ेंगे भी नहीं सल्फ्यूरिक एसिड को, बट वो क्या होता है, बहुत ही गाढ़ा जैसा दिखता है शहद की तरह, और ऑयली जैसा होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कि ये मैंने बीकर लिया, इसके अंदर मैंने H2SO4 डाला, जब बीकर के अंदर वाटर है और उसके अंदर मैंने H2SO4 डाला, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है जिससे बीकर फूट भी सकता है। लो वोटैलिटी, वोलैटिलिटी मतलब वोलेटाइल सुना होगा ना, वोलेटाइल, जलने की कैपेसिटी। पेट्रोल क्या होता है, वोलेटाइल होता है, बट ये H2SO4 क्या होता है, जलता नहीं है। इट हैज स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, ऑब्वियसली एक एसिड है तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होगा ही इसका। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी किसी चीज के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या फॉर्म करता है, H2SO4 CONC, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 is a strong dehydrating agent. What do we mean by dehydrating? Means ऑक्सीजन को खींच करके निकाल लेने वाला, उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। हाइड्रेशन मींस क्या होता है, हाइड्रेशन मींस क्या होता है, वाटर का एडिशन। डिहाइड्रेशन मींस क्या होता है, वाटर का एक्सट्रैक्शन, डिहाइड्रेट कर देते हैं, यानी कि C12H22O11 जैसा देख सकते हो, ये क्या है, एक शुगर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, उसको H2SO4 के साथ में अगर ट्रीट करता हूं तो फिर कार्बन अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है, समझ रहे हो। कार्बन से वो वाटर को क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है जब शुगर के साथ रिएक्ट करते हो तो। मस्त एक रिएक्शन होता है, बिल्कुल शुगर काले कलर में बदल जाता है, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बात करते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि H2SO4 बीकर में लिया और उसको मैंने गर्म किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, उसका क्या सीन होता है, वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है बट उसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, दैट्स इट। इसे एज अ फैक्ट याद रखना, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन इन दैट। सल्फ्यूरिक एसिड की और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन देख लो, नॉट सो मच ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस को देख लो, ये एक बार खुद से रिव्यू जरूर कर लेना रीड करके कि क्या बन रहा है, ठीक है। अगला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस, वेरी यूजफुल मटेरियल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, पता है जैसा मैंने बताया। पेंट के मैन्युफैक्चर में भी यूज किया जाता है और फर्टिलाइजेशन के मैन्युफैक्चर में भी यूज किया जाता है। सो दैट्स इट, यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है ऑक्सीजन फैमिली। अब तुम्हारा काम क्या है, हर एक वीडियो की तरह जैसे तुम्हें कमेंट क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF डाउनलोड करना है, इसे लिखना है और क्या कहते हैं, हो जाने के बाद नीचे कमेंट करना है कि डन। और अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर को याद करने के लिए मेरी कंपनी की जरूरत है तो मुझे कॉल करना या मुझे टेक्स्ट करना, अपन दोनों जूम पर आएंगे और फेस टू फेस इंटरेक्शन करके सारी चीजों को क्या करेंगे, याद करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।